बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक गेम खेला जा रहा है पाकिस्तान में और ये गेम ख़तरनाक है और ये उतनी सादा बात नहीं है जितनी बज़ाहिर दिखाई देती है। ये बड़ी बारीक बीनी से गेम बनाया गया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। एक गाँव था, उस गाँव में फ्राडियों की हुकूमत थी। यानी फ्राडिया किस्म का एक कबीला रहता था। वो सारे फ्रॉड करते थे, लोगों का माल लूटते थे, लोगों को काबू रखते थे। उस गांव में कोई भी ताकतवर सरदार मौजूद नहीं था जो इंसाफ पसंद हो, जो लोगों की मदद करे। तो वो फ्राडिये कभी इधर दाव लगाते थे, कभी उधर दाव लगाते थे। एक्चुअली तो वो फ्राडिये नहीं है, कोई और एक ज़ात का नाम लिया था, लेकिन मायूब लगता है किसी ज़ात का नाम लेना, तो मैंने लफ्ज़ फ्राडिया इस्तेमाल किया है उस कबीले के लिए। उस कबीले के लोगों ने लोगों के ऊपर हुकूमत की बड़ा लंबा अरसा तक, और वहाँ पे लोगों को जो है वो आपस में डिवाइड करते थे, लड़वाते थे, खुद भी लड़ते थे झूठ मूठ में, और नूरा कुश्ती करते थे और काबू करके रखा हुआ था उन्होंने सबको। फिर होता यह है कि वहाँ से एक सरदार उठता है और वो सरदार जो है लोगों के दिलों के अंदर जगह बना लेता है। वो ताकतवर होता है, ज़बरदस्त होता है, इंसाफ पसंद होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन फ्राडियों को कमज़ोर कर देता है। एक वक्त आता है कि वो फ्राडिये इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो सारे मिलकर भी उस सरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। रोज़ाना मुकाबला करने के लिए एक नई चाल चलते हैं, नाकाम हो जाते हैं। रोज़ाना एक नई कोशिश करते हैं, वो सरदार कामयाब हो जाता है। दिन ब दिन उस सरदार की ताकत बढ़ती जाती है। फिर वो फ्राडिये मिलकर सोचते हैं कि हम सारे मिलकर तो इसका मुकाबला कर नहीं सकते, अगर एक और आदमी है जो बहुत ताकतवर है, उसके साथ इसकी लड़ाई करवा दें तो इसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा। ये कमज़ोर हो जाएगा या ये उसके साथ लड़ना शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों की लड़ाई के अंदर फ़ायदा हमारा हो जाएगा। तो वो एक और ताकतवर आदमी से उसको लड़ाने की कोशिश करते हैं। अब कभी वो इसको आके बताते हैं कि वो आदमी तो तेरी ताकत को मानता ही नहीं है, कभी कहते हैं कि वो तो बहुत ताकतवर है, कभी आकर कोई शुद्ध नहीं छोड़ते हैं, कभी आकर कोई बात करते हैं, कभी आकर कहते हैं, ताने देते हैं कि उस आदमी की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। अब आप ज़रा गौर करें, इस वक्त पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। इमरान खान साहब रवायती पॉलिटिकल पार्टियों और फ्राडियों के बीच में एक सियासतदान के तौर पे उभरे और उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली कि वो सारे मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब जब वो मुकाबला कर नहीं पा रहे तो वो सोच रहे हैं कि ताकतवर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान को उससे लड़वा दो। तो पिछली मरतबा तो ये लड़ाई हुई और खूब हुई, और उसमें जो है आपको याद होगा फवाद चौधरी ने शुरू में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड बना था। उसमें उन्होंने पकड़ के बताया था कि ये जाली अकाउंट हैं और ये अकाउंट PMLN के हैं, और इन्होंने PTI वाला बन के फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। और फिर बाद में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के सोशल मीडिया के आम सारिफीन, उनके गिले शिकवे ओपन होना शुरू हो गए। इसका बहुत फ़ायदा उठाया PDM की जमातों ने। उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि ये एस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई लगी रहेगी इमरान खान की, तो हम अपना काम दिखाते रहेंगे, अपना NRO 2 भी मुकम्मल करेंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे। अब हुआ ये है कि जिससे लड़ाई करवाई थी वो उनका दौर ख़त्म हो गया, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। वो जा चुके हैं और जाते जाते भी वो अपनी बदमज़गी शो कर गए हैं। यानी उस तकरीर में अगर वो सियासी बातें ना करते तो शायद ये कभी पता ना चलता, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी है पाकिस्तान पे कि हर बंदा जो है उसका सच सामने आ जाता है। तो जनरल बाजवा भी जाते जाते इमरान खान साहब के बारे में इशारों के नायों के अंदर वो बातें कर गए जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इनको अगर वो ना करते तो शायद कोई भरम रह जाता, लेकिन बातें करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक्चुअली ये लड़ाई थी और ये एग्जिस्ट करती थी। ये चीज़ तो वो स्टैम्प करके चले गए। अब हुआ ये कि नए आर्मी चीफ आ गए। नए आर्मी चीफ से ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपने आप को इस सियासी अमल से या इस गंदी सियासत से दूर रखेंगे और वो किरदार अदा नहीं करेंगे जो इससे पहले वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उन तमाम हलकों को जो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आपने गौर किया, बहुत सारे लोग धमकियां लगाते हैं कि ये आर्मी चीफ लग पता जाएगा। अहमद मीर ने कहा कि आपको जनरल बाजवा याद आया करेगा जो ये आर्मी चीफ करेगा। यानी वो ऐसे नए आर्मी चीफ को बनाकर बता रहे हैं जैसे कोई यमराज आ गया है या आपको मौत का फरिश्ता आ गया है, खुदा ना खास्ता। इस तरह का एक आर्मी चीफ का बनाकर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पता नहीं कोई मौत का फरिश्ता है, खुदा ना खास्ता। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है भाई,
पाकिस्तान का ऑफिसर है, पाकिस्तान का बेटा है, हमारी तरह का ही है, हमारे साथ कोई ज्यादती थोड़ी करेगा, करेगा तो देखेंगे। जो मैं अर्ज कर रहा हूं बात यह है कि कुछ लोग उकसा रहे हैं कि ये आर्मी चीफ ये कर देंगे, किसी भूल में ना रहना, ये हो जाएगा, वो गांव वालों की तरह, फराडियों की तरह, उनके कबीले की तरह ताने दे रहे हैं ताकि उनका जो सरदार है, जो इस वक्त ताकतवर आदमी है, वो उस आदमी से जाके लड़ पड़े। अब एक नई हिकमत अमली तैयार हुई है। खबर मैं आपको दे देता हूं, मुझे 2 सोर्सेज से यह खबर आई है, 2 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और दोनों सोर्सेज ने कुछ चीजें कंफर्म की हैं। वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने पूरी कोशिश की है अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से उकसाया जाए इमरान खान को या उनके सोशल मीडिया को कि वो नए आर्मी चीफ के खिलाफ एक कंपेन खड़ी करें, एक कंपेन बनाएं, एक कंपेन खड़ी करें और उस कंपेन के बाद दोबारा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे गुरेज किया है। यानी एक जाली खबर अब ये चलाई गई बेकारियों की जानिब से। खबर ये थी कि आरिफ अलवी को मिलने के लिए गए आर्मी चीफ और आरिफ अलवी ने उनको कहा कि मैं आपकी बात करवाता हूँ इमरान खान से, तो आर्मी चीफ ने कहा मैंने नहीं करनी। यानी ये अब एक झूठी खबर चलाई गई है। अब ये जो एक झूठी खबर है वो भाई पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के जो आरिफ अलवी हैं वो सरबराह हैं, यानी आर्म फोर्सेस का जो सबसे बड़ा सरबराह है वो पाकिस्तान का सदर मुमलिकत होता है। भाई उनके पास आर्मी चीफ हाजिर होने गए हैं, वो कोई टेलीफोन एक्सचेंज पर तो नहीं गए कि वो कहेंगे जी कि आपके पास टेलीफोन नहीं है, मैं आपकी इमरान खान से बात करवाता हूं। भाई जब उन्होंने इमरान खान से बात अगर करनी होगी कभी तो उनके पास अपने 100 तरीके हैं बात करने के, वो कर सकते हैं। तो सदर आरिफ अलवी से मंसूब करके एक ऐसी चीज मन घड़त मार्केट में फेंकी गई जिससे यह तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान बात करना चाहता है आर्मी चीफ से और आर्मी चीफ बात नहीं करना चाहता इमरान खान से, तासुर देने की कोशिश की गई, जो गलत है। इसमें से इंस्टिगेट किया जा रहा है कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अटैक कर दे नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर पे, और उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी गुस्सा आए तो हम सिचुएशन का फायदा उठा के एक लड़ाई करवाएं, आग लगाएं और उसके बाद इन दोनों को लड़वा के जिस तरह पहले कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे करते जाएं। मिसाल के तौर पे एक और प्लानिंग की गई है, वो प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको कहा मुझे 2 सोर्सेज ने बताया। एक तो ऐवान सदर के जराए ने इसकी तरदीद कर दी है इस बात की कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कि इमरान खान से बात करवाएं। और जो लोग इसको समझते हैं कि सदर के प्रोटोकॉल्स क्या है और सदर क्या होता है और आर्मी चीफ उनके सामने कितने छोटे होते हैं, जो लोग इस प्रोटोकॉल को समझते हैं और जिनको इस बात का आइडिया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि कभी भी सदर पाकिस्तान ऐसी बात कर ही नहीं सकता आर्मी चीफ के साथ, ये उनका मर्तबा ही नहीं होता। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि नया प्लान क्या किया गया है। प्लान ये किया गया है कि FIA को इस्तेमाल करते हुए और वफाकी हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए चंद सहाफ़ियों को जो नापसंदीदा है, जिनकी बातें पसंद नहीं आती, और चंद पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको तासुर यह दिया जाएगा कि जैसे इस गिरफ्तारी के पीछे दोबारा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये जो बाकियात है ना जो बची हुई हैं, उनका और हुकूमत का एजेंडा और प्लान है। इसके लिए लाहौर में तैयार किया गया FIA को और इस्लामाबाद से मुबैना तौर पे ये अहकाम जारी किए गए हैं और आने वाले दिनों में प्लान किया जा रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ये तासुर दिया जाए कि जो नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उसी रविश पे चल रही है जिस पे जनरल कमर जावेद बाजवा की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चल रही थी। और फिर कुछ फेक अकाउंट्स तैयार किए गए हैं। ये फेक अकाउंट्स फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट बनकर जाहिर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और फौरी तौर पे हमलावर हो जाएंगे नए आर्मी चीफ पे या फौज के ऊपर इन गिरफ्तारियों को लेकर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो इस ट्रेंड के पीछे चलेंगे और उसके बाद फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जाएगी या नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े क्राउड को या आम पाकिस्तानियों को लड़ाने की कोशिश की जाएगी। यह है जी पूरी साजिश जिसको तैयार किया गया है। और किस किस को गिरफ्तार करना है मैं आपको बता देता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब का भी नाम है, मुबैना तौर पे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो मुझे बताया गया है। और मुझे तो ऑब्वियसली इन्होंने गिरफ्तार करना है तो कर लें गिरफ्तार, मर्जी है आपकी।
और भी बहुत कुछ आपने करके देखा है, ये भी आप करके देख लें। लेकिन इस मरतबा मैं क्लियरली आपको कह रहा हूं कि अगर गिरफ्तार किया भी गया तो जब तक कंफर्म ना हो तब तक बिल्कुल गैर जरूरी होगा किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना। आम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, और ये बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ आपकी पार्टी के लीडर को या पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन इदारे के सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं। देखें, फौज से हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं है, फौज हमारी है, फौज हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हम फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमेशा। फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों के साथ, लड़ाई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो फैसले जो जात को सामने रखकर किए जाते हैं, इदारे को सामने रखकर नहीं किए जाते। यानी जनरल बाजवा ने यह तासुर फैलाने की कोशिश की और उनके दौर में ये बहुत बात की गई कि आर्मी चीफ इदारा होता है और इदारा आर्मी चीफ होता है। ये झूठ है, ये गलत है। इदारे में बहुत सारे आर्मी चीफ आए और चले गए, इदारा इदारा ही होता है, इदारा तगड़ा होता है। मुझे जो बात पसंद आई थी वो जनरल आसिफ गफूर ने की थी। जनरल बाजवा तो रिटायर हो गए, वो आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने कहा था कि कोई भी आर्मी चीफ अपने इदारे से बड़ा नहीं होता और कोई भी इदारा अपने मुल्क से बड़ा नहीं होता। वो थी असल बात। तो ये जो एक लोगों को तासुर देने की कोशिश की गई ना कि जो आर्मी चीफ है वही इदारा है, जो इदारा है वही आर्मी चीफ है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। इंसान गलती कर सकते हैं, गलत पॉलिसी बना सकते हैं, इंसान गुमराह हो सकते हैं, लालच में आ सकते हैं, गलत फैसले जाती मफाद में कर सकते हैं, लेकिन इदारा जब एज ए होल चलता है तो वो एसेट होता है आपका। तो फौज के साथ झगड़ा नहीं है, मामला जो है वो गलत पॉलिसी के साथ है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो पहले वो ले चुके हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे गलत फैसले नहीं करेंगे। बहरहाल इस पे आपको सबको होशियार रहना है, पूरे पाकिस्तान को, कि अगर गिरफ्तार किया भी जाए लोगों को और उनके साथ टॉर्चर भी किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो इसको उस वक्त तक जब तक कि कंफर्म ना हो कोई ऐसी लाइन फॉलो नहीं करनी चाहिए जो लड़वाने की कोशिश हो। और मेरी गुजारिश है नई एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि बहुत नए आए हैं, वो कोशिश करें कि दूसरे इदारों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। बाकी इदारे भी पाकिस्तान के इदारे हैं ना, तो उनको इस्तेमाल अगर कोई करेगा इस मकसद के लिए तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की इस भोंडी कोशिश को नाकाम बनाए, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। आपको याद है मरियम नवाज ने एक बात की थी। मरियम नवाज ने जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे 20 नशिस्तों पर, तो लाहौर में ये वादा किया था और बार बार ये वादा किया था मुख्तलिफ जलसों में कि जब पेट्रोल के ऊपर आलमी मंडी में 1 रुपए का भी फर्क आएगा तो वो जो रिलीफ है शहबाज शरीफ अवाम को डिलीवर करेंगे, अवाम को मुंतकिल करेंगे वो वाला रिलीफ। यानी आलमी मंडी में पेट्रोल जैसे ही सस्ता होगा उसके असरात पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। अब जरा आप ये देखें, आलमी मंडी में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत थी $125 फी बैरल से ज्यादा, और इमरान खान साहब दे रहे थे 150 रुपए का, इससे भी कम का 145 का। अब इस वक्त आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो $73 फी बैरल है। यानी आप ये समझ लें कि लगभग 50 रुपए से ज्यादा, $50 से ज्यादा, 40% कीमत कम हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी के अंदर। लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने कीमत को 145 से बढ़ाकर 230 तक पहुंचाया हुआ, डीजल तो इससे भी महंगा है। और अब कौम पे एहसान ये कर रहे हैं कि आलमी मंडी में लगातार कीमतें नीचे जा रही हैं और वादे के मुताबिक रिलीफ देने की बजाय कीमत को वहीं पे बरकरार रखा हुआ है, यानी अपने टैक्स में इजाफा करते चले जा रहे हैं। फर्ज करें आलमी मंडी में कीमत जो है $125 फी बैरल है, आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं 225 रुपए फी लीटर पेट्रोल। अब जैसे जैसे आलमी मंडी में 110 रुपए होगी तो आपको 15% या 10% कम करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे, आप अपना मुनाफा बढ़ाएंगे। 100 रुपए होगी तो इसका मतलब है तकरीबन कोई 20% कम हो गई है, तो आपको कीमत यहां पे 20% कम करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे तो आप टैक्स और मुनाफा बढ़ाएंगे। अब कीमत अगर 40% कम हो गई है तो आपको 40% कम करनी चाहिए। 40% कम करने का मतलब है कि इनको 100 सवा 100 तक लानी चाहिए। अगर आप नहीं कम करेंगे तो फिर आप अपना मुनाफा बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये हुकूमत मुनाफा लगातार बढ़ाती चली जा रही है।
अवाम की जेब के ऊपर डाका डालती चली जा रही है। आलमी मंडी में जो रिलीफ मिल रहा है वो दुनिया का हर मुल्क अपनी अवाम को दे रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि यहां पे इंपोर्टेड हुकूमत के पास मुल्क चलाने का कोई और जरिया नहीं है सवाए इसके कि वो अवाम की जेब के ऊपर डाके डाले, पेट्रोल को महंगा करे, बिजली को महंगा करे, गैस को महंगा करे, तमाम जरूरियात जिंदगी जो लोग रोजाना चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको महंगा करने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। डार साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। ये देखिए जरा, ये खबर है दुनिया टीवी पे छपी है, हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है तो बैंकों में कैसे रखेगी इसहाक डार। और मरियम नवाज ने इसहाक डार की जो कीमतें बरकरार रखने का फैसला है उसके ऊपर शाबाश ऐसे दी है, वेल्डन लिखकर ऐसे शाबाश दी है जैसे आलमी मंडी में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और इसहाक डार ने बरकरार रखी हुई हैं। शाबाश तो ऐसे दे रही हैं, इधर आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं और वो बरकरार रखने में शाबाश दे रही है। कौन लोग हैं भाई, वो किधर से आ गए ये लोग? अवाम को पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। लोग इनसे बदला लेंगे इलेक्शन में, इसीलिए ये लोग इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान इनको घसीट के इलेक्शन में ले जाएगा। क्योंकि देखें, फवाद चौधरी ने भी कहा है कि ये रमजान से पहले इलेक्शन चाहते हैं और रमजान से पहले इलेक्शन हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब 10 से 15 दिसंबर के दरमियान फैसला कर लें। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर लें। हालत ये हो गई है कि जो पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था वो एक प्रोग्राम किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़रा उस प्रोग्राम की आप हालत देखें। वो मनाजिर देख के जो है मैं परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो गया इस पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी एक दौर में बड़ी पार्टी होती थी। जिस ग्राउंड में बिलावल जलसा कर रहे थे उस ग्राउंड में लोगों ने अपनी अपनी महफिल अलग-अलग लगाई हुई थी। वो सामने स्टेज पे बिलावल बोल रहा है, परवाही किसी को नहीं। 4 बंदे इधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हुए हैं, एक ने उधर सिगरेट लगाया हुआ है, एक उधर घूम रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और ये वो सरकारी मुलाजमीन है 2-2.5 हज़ार जिनको कहीं से पकड़ के लाए थे, उनकी टके की दिलचस्पी नहीं थी बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने में। उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी बिलावल की। और बिलावल ने वहां तकरीर क्या की कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 मरतबा गिराई गई, उसके खिलाफ साजिश किसने की, बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर फतवे लगाए गए, वो फतवे किसने लगाए? मैं बता देता हूं भाई। एस्टेब्लिशमेंट के 2 मोहरे थे जो ये काम कर रहे थे। फतवे मौलाना फजलुर रहमान लगा रहे थे जो आजकल आपके बड़े बने हुए हैं, आपके मोहसिन बने हुए हैं बिलावल साहब, और साजिशें एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पे नवाज शरीफ साहब कर रहे थे जो आजकल आपके बकौल बहुत इनकलाबी हैं और जिनकी हुकूमत के अंदर आप वजीर खारजा बने हुए हैं। तो आपकी वालिदा के खिलाफ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो साजिशें करने वाले थे और जो फतवे देने वाले थे, आप जरा उठकर पीछे मुड़कर देखिए, आप उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं हुजूर। और इसी वजह से आपका पूरा जलसा खाली है। कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अवाम नाराज हो चुकी है। कराची में आप जलसा नहीं कर पा रहे, सिंध में आप जलसा नहीं कर पा रहे, किसी जगह पे स्क्रीनें आपने लगाई, 15-15, 20-20 बंदे बैठ के वो देख रहे थे। हद हो गई है। इतनी बेइज्जती और इतना खराबा तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपना इन 8 महीनों के अंदर बेड़ा गर्क कर लिया है। नाज़रीन, चीजें तो और भी बहुत है, लेकिन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।